मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। आज बात बिहार की चुनावी दंगल की, जहां चुनावी प्रचार में आरजेडी ने अपने पिटारे से वो जिन्न निकाला है जिसका फायदा उसे चुनाव में होता रहा है। कल आरजेडी के एमएलसी ने वक्फ कानून को खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो आज तेजस्वी ने कटिहार की रैली में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन यह बयान बिहार में आग की तरह फैल गया। बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर आरजेडी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की सहयोगी ने इसे हार की हताशा में दिया गया तेजस्वी का बयान बताया। बिहार चुनावी मोड में है और ऐसे में तेजस्वी का बयान कई मायने रखता है। सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून का मुद्दा उठाकर तेजस्वी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तेजस्वी के बयान से बीजेपी को नए नैरेटिव के लिए एक मौका मिल गया है? क्या कमाई, दवाई, पढ़ाई, रोजगार वाली बात से चुनाव में अब तक तेजस्वी का काम नहीं चल रहा था तो उन्होंने मजहब का पत्ता फेंक दिया है? क्या अब इसके बाद बिहार के चुनावी मैदान में धर्म का ही डंका बजेगा? आज सवालों की इन्हीं फहरिस्त पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। एक मंच, एक बयान और बिहार की सियासत में मच गया बवाल। चुनावी प्रचार के दौरान तेजस्वी के सामने ही उनके एमएलसी ने धर्म की चिंगारी सुलगा दी। आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब की थ्योरी ये है कि तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, यहाँ सिर्फ सरकार होगी। अपने एमएलसी के बयान पर आज तेजस्वी यादव ने कटिहार की रैली में औपचारिक रूप से खुद मुहर लगा दी। वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। पहले कारी शोएब और अब तेजस्वी यादव के बयान ने सवालों के आसमान को और ऊंचा कर दिया है। क्या आरजेडी बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण के सहारे मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने में लगी हुई है? क्या तेजस्वी का A to Z का फॉर्मूला सिर्फ दिखावा है? असली समीकरण MY का ही है। जो वक्फ कानून देश की संसद से पारित होकर बना, जो कानून बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का हिस्सा बना, उसे आरजेडी खत्म करने पर आमादा है। चुनावी रैली में बात सिर्फ वक्फ कानून को खत्म करने पर ही नहीं रुकी। वैसे तो कारी शोएब को डॉक्टरी का ककहरा भी नहीं पता होगा, लेकिन वो इलाज करने की बात कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, यहाँ सिर्फ सरकार होगी। जिस इलाज की बात आरजेडी के एमएलसी कर रहे हैं, उसी को बीजेपी ने हथियार बनाकर जंगलराज की याद दिलाई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसका इलाज करना है, यही जंगलराज के लक्षण हैं और इससे कुचलना है। कांग्रेस और आरजेडी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते, बिहार के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। बिहार की राजनीति हमेशा जाति और धर्म के बीच झूलती रही है। आरजेडी ने जब तुष्टीकरण का कार्ड चला तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पारित होती है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकता है, और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, इन लोगों ने तो खिलाफ किया ही था। महिला बिल का भी खिलाफ किया था, महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। बिहार के खगड़िया में शनिवार को तेजस्वी के मंच से निकले उस एक बयान ने धर्म, राजनीति और समाज तीनों के बीच की सीमाएं धुंधली कर दी हैं। बीजेपी की सहयोगी HAM के अध्यक्ष इसे आरजेडी की हार की हताशा में दिया गया बयान बता रहे हैं।
हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो चंद्रमा को ले आएंगे पृथ्वी पर, है संभव? तो उसी वो लोग बोलते हैं होना कुछ नहीं है तो आए बाएं चकराएं, जो बोल दें वो लोग। लेकिन जो करने वाला है यथार्थ को समझता है और उसी ढंग से वो बात करता है। तो इन लोगों को तो होना नहीं है, तो जो मन में है तो बोल रहे हैं। हालांकि एमएलसी कारी शोएब के बयान पर घिरी आरजेडी के बचाव में उतरे मुकेश सहनी ने एनडीए पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। देखिए, उन लोगों को बारे में क्या करना है, वो लोग नफरत की राजनीति करती है। वो लोग भाई भाई को लड़ाना चाहता है, धर्म का चोला पहनकर एक दूसरे धर्म को लड़ाना चाहता है, विकास की बात ही नहीं करते। वो बताए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी का शासनकाल में बिहार में क्या हुआ, 11 सालों में मोदी जी का शासनकाल में क्या उन्होंने 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने का बात किया, वो पूरा हुआ क्या? बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ कानून पर बयान से कई समीकरण बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि उस नाजुक लकीर का है जहां राजनीति धर्म से टकराती है। तेजस्वी के मंच से उठी आवाज क्या उसके लिए सियासी फायदे का सौदा बनेगी या नुकसान का सबब? बिहार चुनाव में कौन किसके वक्त पर है, उस बहस का जवाब अब बिहार की जनता के पास है। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा में तारुफ करा दें। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है, सूरज मंडल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू की, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के हैं, उबैदुर रहमान प्रवक्ता जनस्वराज के हैं, कन्हैया भिलारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन हम शुरुआत करें दंगल की, उससे पहले आज के जो सवाल है वो आपके सामने रखते हैं कि क्या वक्फ बिल पर तेजस्वी का ये बयान वोट बैंक के लिए है? क्या तेजस्वी के बयान से बिहार चुनाव में अब ध्रुवीकरण होगा? तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी के बयान से बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा अब हाथ लग गया है? जब लगातार बयान आ रहे हैं, क्या ये उसी तरफ संकेत दे रहे हैं? सबसे पहले यहां पर वारिस पठान जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूं मैं। इस तरह के बयान बिहार में कहीं इसलिए तो नहीं कि 2020 के चुनाव में वैसी पार्टी, आपकी पार्टी की एंट्री हुई, 5 सीटें जीती, आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचा, और ऐसे में अब कोशिश यही है कि आप लोग भी पूरी तरीके से एंट्री कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, कम से कम आपको रोकने के लिए वोटरों को अपने साधा जाए, इसलिए तो ये बयान नहीं? देखिए, वक्फ की जो बात कर रहे हैं, तो जब वक्फ का ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, जिसको हम काला कानून बोलते हैं, जो हमारे गरीबों की, मजदूरों की ज़मीन को हथियाने की एक साजिश थी बीजेपी द्वारा, हमारे मदरसों को, कब्रस्तानों को हथियाने की साजिश की थी बीजेपी द्वारा, तो उस वक्त ये सबसे पहले इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर सबके बीच में फाड़ के फेंका असद ओवैसी साहब ने, क्योंकि यह असंवैधानिक था। अब ये अगर बोल रहे इस तरह से, तो इनके तो हिपोक्रेसी सबके सामने हमने लाई रहे ना, देश दुनिया देख रही है क्या इनकी हिपोक्रेसी। देखिए अर्पिता जी, हमारे लिए एक तरफ तो ये बीजेपी और एनडीए, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये महागठबंधन जो बना लिया आरजेडी इनका है, ये इनका तो हमको पता है कि खुले दुश्मन है मुसलमानों के, तो मुसलमानों के हित के लिए कुछ कभी नहीं करेंगे, तो टिकट भी नहीं दी एक भी चुनाव में लड़ने के लिए। अब यहां से भी आप क्या ही उम्मीद कर लेंगे? चलिए बताइए, 2% वाला मल्ला सानी वो बन सकता है उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, मगर वहीं पर 19% वाला मुसलमान, उसका अता पता ठिकाना नहीं। वो क्या खाली आपके लिए दरी बिछाएगा, क्या आपके लिए कुर्सी लगाएगा? आप जब रमजान का महीना आएगा, आप जाओगे, उसके मुंह में खजूर डालोगे, उसको टोपी पहना के आप चले आओगे। रमजान के पहले आप उसको हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाओगे, रमजान के बाद उसको हेलीकॉप्टर, चुनाव के पहले आप उसको हेलीकॉप्टर में बिठाओगे, चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर से लात मार के उसको आप फेंक दोगे। तो ये आपका दो मुहैया जो चेहरा है, तो देश के सामने पूरा ओपन है। आपने सीमांचल की बहाली के लिए क्या किया? क्योंकि वहां पे सबसे भारी संख्या के अंदर मुसलमान तबका है, आपने सीमांचल को स्टेटस दिलाने के लिए कुछ किया? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 करोड़ का बजट लाने की बात किया? नहीं किया। आपने मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए क्या किया? अगर आप आज आप ही का स्लोगन है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर उस हिसाब से देखा जाए पिताजी, तो कितने मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए? क्या आपने दिया उनके लिए? तो सिर्फ मुसलमानों के लिए। सवालों का जवाब, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से कोई नहीं है, स्पष्ट कर दूं, लेकिन सूरज मंडल साहब, अब आपको ही इसके सारे जवाब देने होंगे क्योंकि आप साथ में हैं। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, क्या आप भी इस पर सहमति जताते हैं कि आएगा तो कूड़ेदान में फेंक देंगे? ये देखिए, देश के सामने बहुत विकट परिस्थिति है। जो बात ये वारिस पठान साहब कह रहे हैं, उसकी चिंता सबसे अधिक हमको, इन्होंने आधी बात बताई, ये नहीं बताया कि संसद में वक्फ कानून का किन लोगों ने विरोध किया, पूरी बात बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ की दिक्कत क्या है
जो एक कौम है, मुसलमान कौम, उसको टारगेट किया जा रहा है खुलेआम। इन्होंने एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी। वो एक लाइन की स्थिति नहीं है, उसमें जो है वो तमाम ऐसे उन लोगों के कदम है, चाहे वो बुलडोजर से गिराना, चाहे एसआईआर के माध्यम से सूरज मंडल साहब, वोटरों। आप आरजेडी के बयान, तेजस्वी यादव के बयान से कांग्रेस भी सहमत है? कूड़ेदान में फेंक देंगे? अगर हाँ तो फिर कैसे? देखिए, कानून कूड़ेदान में फेंकना एक प्रकार का एक सिमिली है। आप देखे होंगे किसान कानून, जब जो काला कानून लाया गया और जिसके विरोध में तमाम किसान संगठन, लगभग 900 किसान जो है उनकी जाने गई, शहीद हुए वो, उसके बाद यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको वापस ले ली। तो जब वापस ले ली तो उसको कहाँ फेंका? वो कूड़ेदान में ही गया। नहीं, वो एक कॉर्पोरेट को, फिर तेजस्वी यादव युग क्यों कह रहे हैं कि हम कूड़ेदान में फेंक देंगे? ये तो फिर ऐसा होगा ना कि हम सरकार पर सुने कि हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करवाएंगे या करेंगे और सरकार पर ये दबाव बना देंगे कि उनको ये फैसला वापस लेना पड़े। फिर आप इस तरह से कहिए, ये गुमराह करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। मुझे थोड़ी इस पर आपत्ति है, आप जो बात कह रही हैं भाषण के समय, क्या इसको अभी आपके सामने बहस में तो मैं इसको डिटेल में समझा सकता हूँ। जब भाषण दी जाती है लोगों के सामने, तो ये तो क्या इसके विरोध में नहीं हुआ प्रदर्शन? क्या CA/NRC जो कानून आया उसके विरुद्ध जो मुझे एक सिंपल सी चीज समझाइए सर, एक पूरे देश में, सूरज मंडल जी, अभी हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में ही ये बात तेजस्वी यादव ने कही है कि हमारी सरकार ले आई है, यानी राज्य में अगर हम आ गए तो हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, संसद से पास कोई कानून, राज्य सरकार के पास क्या अथॉरिटी है? मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है, यानी आप भी होते सत्ता में और आरजेडी भी होती, साथ में ही लड़ रहे हैं, आप आ भी जाते हैं, तो कैसे कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा? आप कर क्या सकते हैं? आप ये बताइए, आप क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार क्या कर सकती है कानून को हटाने के लिए? आप जो बोल रहे हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, जिनकी अपनी संदिग्ध है पूरे के पूरे, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर अभियुक्त हैं, वो समझा रहे थे। ये कौन नहीं जानता है? हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान पर चलने की बात करते हैं। पूरे जो यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा, वो संविधान बचाओ यात्रा सर, तो एक प्रक्रिया है ये आप एक लाइन ले रही है, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर बनता है तो वो संविधान का हिस्सा हो गया। आप एक तरफ कह रहे संविधान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम इनको कूड़े में फेंक देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। राज्य, आप अगर ये कहते कि हम केंद्र में आ जाएंगे, हम इसे कूड़े में फेंक देंगे, समझ आता है, तब आपके पास अधिकार है, राइट है। राज्य में रहकर आप इसे कूड़े में कैसे फेंक देंगे? आप क्या कर लेंगे राज्य सरकार में होकर इसे हटाने के लिए? देश को ये पता है कि जैसे बिहार में जो एनडीए गठबंधन हारेगी तो इसका जो तमाम जो इसका असर होगा वो केंद्र में होगा। खुद नरेंद्र मोदी की गद्दी जो है जा सकती है, ऐसी परिस्थिति बन रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब बिहार में चुनाव हो रहे हैं और ये बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका असर बाद में फिर केंद्र तक होगा और फिर वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत दूर तक सोच लिया। ये टिकट बंटवारा नहीं हो पा रहा था सर, ये बिल्कुल वहां तक आप नहीं सोच पाए, लेकिन अभी अपने केंद्र तक सोच लिया, बहुत दूर तक सोच लिया आपने। नहीं, हम दूर तक क्यों नहीं? हम देश का हिस्सा नहीं है क्या? बिहार देश में नहीं है? बिहार देश का एक सशक्त राज्य है और बिहार से जो आंदोलन होता है पूरे देश को प्रभावित मैसेज सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, बिहार से तो शुरुआत होगी और धीरे धीरे केंद्र तक पहुंच जाएंगे सर। अर्पिता जी, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का पता बताते हैं। तरबूजा और तजुर्बा में तेजस्वी जी को फर्क समझ में नहीं आता है, समझ में आता है और देश जानता है, लेकिन केंद्र के पास क्या अधिकार है और राज्य के पास क्या अधिकार है यह भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो उन्हें सरकार और सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? जब उन्हें पता है कि केंद्र में क्या योजनाएं बनती हैं, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य कानून नहीं बनाता है। वैसे बिल फाड़ने का दर्द पुराना है। लालू यादव को आपराधिक कानून से निकालने के लिए जो बिल था उसको राहुल गांधी ने फाड़ करके लालू यादव के अरमानों को लिटा दिया हमेशा के लिए। तो बिल से पुराना रिश्ता है, बिल का दर्द पुराना है, कोई बिल का दर्द नया नहीं है।
लेकिन तेजस्वी जी की जो तड़प है सत्ता के लिए, जो अभी वारिस पठान कह रहे थे कि रोजेदारी में टोपी पहनते हैं और राजनीति में टोपी पहना रहे हैं, तो ये टोपीबाज राजनीति करने का उनके खानदानी रिवाज रहा है, उनके यहाँ जो चला आ रहा है टोपीबाज राजनीति। ये जो वक्फ बोर्ड पर बातें चर्चाएं हो रही है, जब संसद से पास हो गया, उसको राष्ट्रपति ने अध्यादेश कर दिया, कानून बन गया, तो ना तो ये मुल्क के हक में है ना मुसलमान के हक में है। ये देश के खाए पिए घाये मुसलमानों के हाथ में, जो चंद लोगों के हाथ में था, इस वक्फ बोर्ड के जो आम गरीब गुरबा जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ मुसलमान है, उस तक इसकी रहमत पहुंचे, उस तक इसका फायदा पहुंचे, इसके लिए वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत को समझ के इसमें संशोधन किया गया और इसमें एक लंबी प्रक्रिया चली। ये मुल्क के हक में है, मुसलमान के भी हक में। लेकिन ये किसके हक में बात कर रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही मुल्क के ऊपर मुसलमान। अब देख लीजिए आप, दो पार्टियों के आपने अभी तक सुना, तुम क्या चल रहा है कि तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान। वोट बैंक बनाकर रखने के लिए जो कवायद की जा रही है, वो लगातार मुल्क का मुसलमान मुल्क की माटी से जुड़कर अशफाकुल्लाह खान बने, बीर अब्दुल हमीद बने, तो अब्दुल कलाम आजाद की तरह आगे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे, वो नहीं चाहिए इनको। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूत्र वाक्य कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो नहीं चाहिए। ये मुल्क को मुझको अलग करके, मुसलमान को वोट बैंक बना करके, टोपी पहना करके, गलत कमिटमेंट करके और सियासी झूठ बोल करके, फरेब फैला करके, राजनीतिक लाभ उठाने करके तेजस्वी जी की ये सियासत जो है, ये सियासत मुल्क के लिए ना ठीक है, ना मुसलमान के लिए ठीक है। ये किसी के हक में नहीं है। ठीक है, और हमारे साथ उबैदुर रहमान साहब भी हैं, प्रवक्ता हैं जनसुराज के। सर, जनसुराज पार्टी का क्या स्टैंड है वक्फ कानून को लेकर? मतलब अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो क्या आप भी कूड़ेदान में ही फेंक देंगे, या आपको लगता नहीं ये बना है, कानून है और ये अच्छा कानून? देखिए, वैसे तो जो वक्फ कानून अभी केंद्र सरकार ने पास किया है, जनसुराज भी इसका विरोध करती है, लेकिन जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, वो कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते हैं। ये बात वो भी जानते हैं, कानून भी, अगर वो कानून के जानकार होते तो ये बात कभी नहीं कहते, क्योंकि वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर नहीं है कि केंद्र ने जो बनाया है उस बनाए हुए कानून को फेंक सकता है। ये उनका एक इलेक्शन में बोलने के लिए वो बोल सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक होता है जो केंद्र के लिए यूनियन लिस्टेड होता है, दूसरा स्टेट लिस्टेड है, तीसरा संयुक्त सूची है। तो संयुक्त सूची जो है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों में, तो वहां साफ तरीके से एक्ट में लिखा हुआ है 1995 के भी और 25 के इसमें भी, कि वो केंद्र के जो कानून है उसी को माना जाएगा। तो केंद्र ने जो अमेंडमेंट किया है और अभी उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको मानना पड़ेगा। इसलिए ये जो अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से कह रहे हैं। हालांकि उनको जिस मुद्दे पर उठाना चाहिए वो है वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर पे ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक लॉ तो वक्फ बाय यूजर है, यानी वैसी प्रॉपर्टी जो बहुत लंबे समय तक विवादित है, जो बिल्डिंग्स है उस पे ना सरकार की नजर है, उस पे उनकी बात करनी चाहिए। उसके लिए क्या इनका समाधान है? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो लॉ लाया था कि कलेक्टर जो है उसको देखेगा, तो अभी फिलहाल उस पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ नहीं पास किया है, रोक लगाई है। तो ये तो कानूनी लड़ाई है, अभी बहुत लंबे समय तक लड़नी होगी। लेकिन हम तो ये चाहेंगे, ये कहेंगे कि केंद्र सरकार को इस तरह के कंट्रोवर्शियल बिल लाने नहीं चाहिए जिससे आम जनमानस को कोई फायदा नहीं है। ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आम लोगों को फायदा हो। वक्फ के कानून ला करके सिर्फ वोट बटोरने के लिए दोनों साइड से ये काम किया जा रहा है, इसके अलावा इसका कोई और मतलब वो है नहीं। ठीक है, अनुप्रिया जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप। मुसलमानों को भी बहुत जी, हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है, ये मैसेजिंग का ही खेल था। और अब मैसेजिंग की बात चल रही है तो तेजस्वी यादव अपने वोटर्स को साधने के लिए मैसेज दे रहे हैं। अर्पिता जी, वर्तमान में आप अगर आरजेडी की संरचना को देखेंगे और आरजेडी के कार्य को देखेंगे तो ये प्रतीत होता है कि वह अपने ही नेता आदरणीय लालू जी के जितनी भी आइडियोलॉजी है, जितनी भी बातें हैं, उसे इतर चल रही है। चाहे वो टिकट वितरण में आपने देख लिया हो कि लालू जी ने जिनको भी चिन्हित किया कि आप हमारे कैंडिडेट होंगे, उनको दरकिनारा करके के पैसे की खेल करके कि आरजेडी ने वैसे लोगों को टिकट दिया जो पैसे देने में बहुत ही संपूर्ण रहा, उनको टिकट मिला। जैसा कि इनके बाहर के हरियाणा के एक नेता हैं जिन्होंने पूरे आरजेडी परिवार को कब्जा कर लिया है। दूसरी बात, वक्फ वाले बिल पे आज नहीं, कई वर्षों पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि इस बिल में संशोधन करने की जरूरत है। और वर्तमान में जो वक्फ बिल आया है ये ऐसा है अर्पिता जी कि मुस्लिम कह करके जो पूरे देश में एक खौफ का माहौल पैदा किया गया है, और सही में जो मुसलमान भाइयों बहनों का जो
विकास होना चाहिए कि जो मुस्लिम समुदाय में भी हमारे जो पिछड़े मुस्लिम हैं, जो महिलाएं हैं जिनको अभी तक हक नहीं मिला, जिनको कई कानून के तहत उन्हीं के लोगों ने उनको बंदिशें बना के रखी, लेकिन लगातार मोदी जी की सरकार में, देश में और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार में पूरे ओवरऑल मुस्लिम समुदाय के डेवलपमेंट पे जो काम किया है, ये इनको पच नहीं रहा है। काम क्या हुआ है अब अर्पिता जी, मैं ये बताती हूँ कि बिहार में मदरसों में पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, उनको जो सरकारी शिक्षक होते हैं बिहार में, उनको वो दर्जा दिया गया, वो तमाम सुविधाएं दी गई। वक्फ बिहार की जो यहाँ पे व्यवस्था है, उसके तहत उन जगहों को चिन्हित किया गया जो वक्फ के अधीन आता है, उनमें कई कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, उससे डेवलपमेंट की ओर है कि उससे व्यवसाय उत्पन्न हो सकता है। पटना में एक बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे मुस्लिम भाई के लोग वहां पे व्यवसाय कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। वो कौन चला रहा है? वो परिवार जिसको मुस्लिम समुदाय के कुछ चुनिंदे लोगों ने अपने ही कम्युनिटी से बाहर निकाल के रखा। असली डेवलपमेंट देख करके इनको डर लग रहा है। और मैं इसीलिए सवाल पूछती हूं कि तेजस्वी जी एक बार अपनी शैक्षणिक योग्यता को मजबूत कर ले कि जो बिल केंद्र सरकार बना के भेज रही है उसको कैसे आप फाड़ सकते हैं, लेकिन इनकी शैक्षणिक योग्यता ये बताती है और इनकी भाषा बता रही है कैसे ये बिहार के मुस्लिम भाइयों को, बहनों को बरकरार रहे हैं। लेकिन जब सत्ता देने की बात आती है, अर्पिता जी लास्ट में कहूंगी, जब सत्ता देने की बात आती है तब उनको दरकिनारा करते हैं। पूरे देश को और पूरे बिहार को याद करना चाहिए, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब जेल की यात्रा करने गए थे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब इनके अंदर अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो है इनको नजर नहीं आए थे, तब इनकी राजमाता इनको नजर आई थी, क्योंकि परिवारवाद कैसे हावी है तब मुस्लिम भूल गए। MY कहते जरूर है, लेकिन कभी भी M का याद नहीं आता है। ठीक है अनुप्रिया जी, फिर तो ये सवाल ये भी कह सकते हैं कि आपके मुख्यमंत्री, डिप्टी CM दोनों वो कौन से मुस्लिम थे? मतलब आप उनको कौन सा, उनको आप कहाँ आगे ले आते हैं? मतलब आप हर इंसान अपनी तरीके से राजनीति कर रहा है? नहीं अर्पिता जी, तो फिर ये सवाल अगर हमसे आप कहेंगे तो 2020 की हम JDU के परफॉर्मेंस में बात करते हैं, हमारे 11 कैंडिडेट में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत के नहीं आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक निर्दलीय कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आया था उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमारी योजनाओं में कभी अर्पिता जी आप इफ बट की बात नहीं देखेंगे, कभी हम नहीं कहते कि मुस्लिम भाइयों को यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं मिल पा रहा है उनको हम विकास की मुख्यधारा में जोड़ पाए। ठीक है वारिस पठान। नहीं देखिए सुनिए, बात ये है, बात मुस्लिम भाइयों को लाभ की बात नहीं, मुस्लिम भाई भी टैक्स भरता है, इसके लिए लाभ सबको मिलता है। कोई आपको अपने जेब से तो नहीं भर रहे हो किसी को, ये बात हम नहीं बोल रहे। का पैसा रहता है उसी के हिसाब से लाभ मिलता है। अब बात नंबर ये नहीं, बात नंबर क्या आ रही है, सुनिए बात ये आ रही है पिताजी की, फिलहाल वक्फ की लाने की जरूरत क्या थी इनको? जब वक्फ का काला कानून आया, जब वक्फ का, मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर दूं, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है नहीं मैं बता, अच्छा मुझे बोलने दो। आपकी बात तो कितना क्लियरिटी सबने सुना था, बीच में आपने टोक दिया। देखिए अर्पिता जी, बात यहाँ डरने घबराने की नहीं है। डरने डराने का काम इसका है कि अगर आप MIM को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, ये डरा के लोग काफी साल तक वोट मांगते रहे। बात यह है कि अगर वक्फ के कानून के लिए अब ये बात कर रहे हैं, जब काला कानून पेश हुआ तो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने तो उसको पार्लियामेंट में फाड़ दिया था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने याचिका डाली, हमारा बिहार के प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब, जो असद ओवैसी साहब वहां पे पिटिशनर है, क्या RJD के किसी मेंबर ने पिटिशन फाइल किया क्या वक्फ के काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में? नहीं किए, वहां नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के पहले इनको यकीन हो गया है कि मुसलमान जो तबका है 19% वो बिल्कुल MIM की तरफ जा रहा है, अब उनको कैसा खींचे, तो अब ये लॉलीपॉप चालू कर दिया। आप जब मुसलमानों की इतनी पैरवी करते हो, उनकी इतनी बात करते हैं, तो जरा मुझे ये बताइए ना कि बिहार में सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? भगा देंगे। आप कह रहे हैं ना छीन लेंगे, गलत है कानून, कितना नुकसान होगा मुसलमानों को? आपने कभी देखा कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में? वारिस पठान। वारिस पठान जी, आवाज आ रही है या गूगल चेक कर रहे हैं आप? नहीं मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे पास गूगल नहीं है, दोनों हाथ इधर है मैडम, मैं तो बैठा हूं। सवाल फिर मैं दोहरा दूं क्या? आपने क्या सवाल किया मैडम? सॉरी मैं सवाल ये दोहरा देती हूँ सर। बिहार में सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है? मतलब ये कानून आ गया उसके बाद कितना नुकसान हो सकता है मुसलमानों को? मेरे पास उसका आंकड़ा नहीं है, मेरे पास फिलहाल ये आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा मैं एग्जैक्ट बोलना चाहता हूं आपको, मैं कुछ भी हवा में तीर नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन जो हमारी पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंदर तमाम आंकड़े दिए गए हैं हमारे पार्टी के अख्तर इमान साहब जो बिहार प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। अच्छा, आप मुझे ये आंकड़ा, ठीक है, आप मुझे ये आंकड़ा बता सकते हैं कि वक्फ जो बोर्ड है
उसमें ऐसे कितने अस्पताल हैं, कितने ऐसे मस्जिद हैं या मदरसे हैं, आम मुसलमानों का कितना भला हो रहा है उससे? देखिए, आम मुसलमानों का कितना भला हो रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा अर्पिता। नहीं, मुझे नहीं, आप इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप पैरवी करते हैं, मुझे लगा आपको ये जानकारी होगी इसलिए मैंने पूछा। हम लोग कोई पागल या बेवकूफ तो नहीं है, पैरवी तो करते हैं। ये बात कही भी नहीं है, तो आप खुद कह रहे हैं अपने को। इतने समझदार तो नहीं जितने सुप्रीम कोर्ट के जज समझदार है। सुप्रीम कोर्ट के जज जितने समझदार है उतने तो ना आप समझदार हो। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने मैटर पेंडिंग है, सब जुडिस मैटर है। काफी प्रावधान के ऊपर तो उन्होंने स्टे भी लगा दिया और काफी हियरिंग चालू है उसके खिलाफ भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हम मिलकर साथ में। लेकिन कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा ना कि पूरी तरीके से तो खारिज नहीं किया, यानी सब गलत तो नहीं होगा सर। आप कह रहे हैं ना कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई, जो चीज गलत थी वो गलत थी, लेकिन सब गलत नहीं थी। करेंगे लेकिन अब फाइनल फैसला कहाँ आया है अर्पिता जी? नहीं आया, नहीं आया। तो जो पुराने फैसले पर आप बात कर रहे हो उसी फैसले की बात तो मैं भी कर रही हूँ ना। फिर वो एक तरफा मत बताइए ना, दोनों चीजें बताइए। पुराना एक इंटरिम ऑर्डर आया है, सुनिए, एक इंटरिम ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी फाइनल वहां पे हियरिंग चालू है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएगा और हमको यकीन है कि जितने भी प्रावधान ये बीजेपी ने लाया है पूरे के पूरी तरह से खारिज किए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की नीयत पे वारिस जी, आप कह रहे हैं अंतरिम ऑर्डर आया है, उसमें तो यही था ना कि इसको पूरी तरीके से खारिज किया जाए। आप मान रहे हैं कि कोर्ट सबसे ज्यादा हमसे और आपसे ऊपर ही है सर, है ना? उन्होंने अगर कोई ये तो नहीं किया ना कि पूरी तरीके से वक्फ कानून को अभी खत्म कर दिया हो, जो चीजें खराब थी या जो उन्हें नहीं सही लगी उन पर स्टे लगाया। तो आप ये बात कहिए फिर कि अगर ऐसा होता आपके हिसाब से तो पूरा तुरंत कोर्ट को ये कहना चाहिए कि खत्म कीजिए वक्फ कानून, नहीं है सही? नहीं, तुरंत नहीं होता कुछ। अच्छा, ये तुरंत नहीं है, आज तक का स्टूडियो नहीं है कि तुरंत खारिज कर दिया, तुरंत बिठा दिया। सुप्रीम कोर्ट है, पूरी तरह से हियरिंग होगी, कभी इंटरिम ऑर्डर मिलेगा किस बात के ऊपर, तो अभी हियरिंग के लिए रखा है ना, फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। और हमको यकीन है अर्पिता जी, आपके पास डिबेट करेंगे बाद में भी कि सुप्रीम कोर्ट सारे जितने भी लोगों ने प्रावधान लाए संशोधन करके ये तमाम असंवैधानिक, और हमको यकीन है पूरी तरह खारिज करेगी। मगर साथ ही हमारा एहतिजाज चालू है, मतलब मुसलमानों के लिए ये वक्फ बोर्ड कितने फायदेमंद है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं वाकई ये जानना चाहती हूँ सर वारिस पठान साहब, मतलब इसीलिए ना कि ये मुसलमानों का अधिकार मार रहा है या उनको ग्रोथ को रोक रहा है। मैं ये जरा समझना चाहती हूँ कि कितने ऐसे अस्पताल, मुसलमानों का कितना भला हो रहा है इन वक्फ बोर्ड से। बहुत है, बहुत। जैसे अर्पिता जी, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा वक्फ क्या है। वक्फ किसी मुसलमान की इंडिविजुअल मिल्कियत नहीं है, वक्फ अल्लाह की अमानत है, जो हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों की बेनिफिट के लिए जमीन को दिया है सवाब की नियत से। वो काफी होता है, हर जगह घोटाले गपले होते हैं सर, ये समझ गई वारिस जी, ये तो सबको पता है, यहाँ पैनल में बैठा हुआ हर शख्स जानता है वक्फ क्या है। घोटाले तो होते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका लाभ मुसलमानों को क्या मिला। आप मुझे वो गिनवा सर, आप तो संविधान की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं और एक साथ बता देते हैं कितने लाभ हुए। मुझे ये बताइए लाभ क्या हुआ, क्या मिला, कितने अस्पताल हैं सर? बिल्कुल, वहां कितने मुसलमानों का इलाज हो जा रहा है, कितने हायर एजुकेशन मिल जा रहा है मुसलमानों को, आप मुझे ये बताइए ना। वो ये देखिए, बहुत हो रहा है, सबको एकड़े तो लेके नहीं बैठे, बहुत नहीं होता ना सर, कुछ तो डेटा होता होगा। आपका घर है, आप उसको बोलोगे कि इससे दूसरे वाले को क्या फायदा है, वो फायदा आपको पता है ना कि आप उस घर में रहते हो, आप उस घर की मालकिन हो, आपको पता है उसका क्या फायदा है। पैरवी करते हैं बहुत कुछ है, वक्फ की हमारे मदरसों का आपको फायदा नहीं है, कब्रिस्तानों के हमारे फायदा नहीं है, बता रहे हैं इससे नुकसान होगा, तो मैं अगर आपसे ये पूछ ले रही हूँ उसका फायदा क्या है तो बताने में दिक्कत क्या है? फिर आप कह रहे हैं बहुत फायदा हो रहा है, बता रहा हूँ। नुकसान में तो आपने पॉइंट वाइज बता दिया, ये गड़बड़ है, फायदा भी गिना दीजिए ना मुझे। तो सुनिए ना, सुनाइए, फायदा बता रहा हूं आपको। आज हमारे पास वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्रिस्तान है, सरकार कल को बोलेगी कब्रिस्तान जो है इलीगल बना हुआ है वक्फ की जमीन के ऊपर, ये भी छीन लेंगे। हमारे काफी सारी मदरसे जो वक्फ की जमीन के ऊपर बने, हमारी काफी मस्जिद है जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, वर्षों पुराने। अगर किसी ने वक्फ किया है उसके अगर डॉक्यूमेंट बता दोगे, मेरे पास फिलहाल आंकड़ा नहीं, वो उससे जो मदरसे से मस्जिदों से जो पैसा आ रहा, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड से कितने दिन को फायदा हो रहा है? आपको कुछ फायदा हुआ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड से? बताओ मेरे को। मैं तो वो तो पैरवी नहीं चल रही ना सर, वक्फ के अंदर भी पैसे आ रहे हैं, वक्फ कानून पर ही बात हो रही है ना सर, तो अभी मैं सर उसी पर पूछूंगी ना। नहीं, बहुत फायदा है, तो वो फायदा ही नहीं गिना पा रहे सर आप। कॉलेजेस भी बनी हुई है कितने, हर जगह देश के अंदर काफी। कितने कॉलेज हॉस्पिटल से फायदा नहीं होगा? हॉस्पिटल बनाने से फायदा नहीं होगा क्या वक्फ के? कितने बने हैं? होगा नहीं, कितने बने हैं सर? अगर वहां पर अस्पताल बना है मेरे पास, नहीं देखिए, मैं आपकी तरह तो अंधेरे में तीर नहीं मारूंगा। मैं अगर पक्का आंकड़ा मेरे पास होगा तो मैं बताऊंगा।
मेरे पास फिलहाल वक्फ के कितने हॉस्पिटल है, सर, फिर वक्फ हंसी पे आती कितनी है जब आप ये कॉलेज है, कहते हैं कि आप वक्फ पे कितने मुसलमानों के भले मदरसे के है, बारे में वक्फ पे सोचते कितने हैं। कब्रिस्तान है, जब आप इसका ये मेरे कहते पास हैं आंकड़ा कि नहीं है। हम मैं ये साफ चाहते बोल रहा हैं कि हूं, मुसलमान मैं आगे आंकड़ा साफ बता बढ़े, रहा हूं। आपको यही नहीं पता कि मुसलमान को कहां किस चीज से बिल्कुल। कितना फायदा हो रहा है, और ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ मुसलमान राजनीति का केंद्र है। नहीं, भला और कोई नहीं सोच रहा। ठीक है सर, मैं समझ गई सर, समझ गई सर, क्लियर हो गया। आज मैं जरा आगे बढ़ूं, कन्हैया बेसार। नहीं, आप मुसलमानों के लिए इतनी फिक्रमंद हो रहे हो, आप मुसलमानों के लिए इतने फिक्रमंद हो, तो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड से किसको फायदा हो रहा है? बताइए, आपको कोई ये फायदा क्या मिल रहा बात हुई? है? अगर तो मान गरीब लीजिए हिंदू मैं भाई को फायदा मुसलमान मिल रहा है? हूँ, तो बेरोजगारों मुझे को मेरे रोजगार फायदे मिल से रहा है? मतलब है कि नहीं, मैं, क्या ये तो बात आपने हुई? वही वाली बात नहीं, कर दी जो बात कलयुग में ये कहा क्या जाता बोले? है कि आप इंसान जब अपने गिरेंगे सुख तो से बोलेंगे सुख ये ना क्या हो बात और हुई, दुख वो से क्या के दुख बात को हुई? देखकर सुखी हो। बात यहाँ ये बात चल ही नहीं रही। बात मुसलमानों की तरक्की की है, बात मुसलमानों की तरक्की की है, और आप लोगों ने सिर्फ उसको राजनीति का हिस्सा बनाकर रखा है। सर, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। कन्हैया बेसारी, गलत बोल रहे हो। बात कन्हैया बेलारी जी, सॉरी। ठीक है, समझ गई वारिस जी। अब ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा मुसलमानों के बारे में और पढ़ के भी आइएगा, समझिएगा कि मुसलमानों को कहां कहां कितनी दिक्कत है और उनका जीवन कैसे सुधरेगा सर। क्योंकि आप पैरवी करते हैं ना मुसलमानों की, तो जरा उनके दुख सुख को समझ के आइएगा। कन्हैया जी बिल्कुल करते ठीक सर, ऐसे बातों से नहीं सर, बातों से नहीं, बीजेपी की बातों के छल्ले बनाने से कुछ नहीं होता सर। ठीक है कन्हैया जी। अर्पिता जी जी, अर्पिता जी, वो शांत हो गए ना? हाँ, हो गए। ये हमको बताइए, अभी मैं सुन रहा था अनुप्रिया जी बोल रही थी। हेलो जी जी जी, बोलिए। अनुप्रिया जी बोल रही थी कि एक निर्दलीय विधायक को हम लोग ला करके मुसलमान कौम के थे, वो निर्दलीय नहीं थे, बसपा के थे, और उनको तोड़ करके लाया गया। पहले ये बता दूं। दूसरी बात, झूठ की बुनियाद पर राजनीति करने का एक अधिकार किसी को है, पेटेंटिंग किसी एक पार्टी को है, ऐसा तो है नहीं। तो जब सारी पार्टियां झूठ की बुनियाद पर चुनाव जीतने के लिए, जंग जीतने के लिए ये सब करते हैं, तो उसमें तेजस्वी यादव को भी आप जोड़ लीजिए। 100 गो स्मार्ट सिटी बना, 12,000 ट्रेनें छठ पर्व पर आई, एक एक एमपी गांव में शुरुआती दौर में गोद लिया गया था, एक एक गांव को एक एक एमपी को लेना था। क्या हाल है उसका? 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी 100 गो बने। तो सब झूठ की खेती करते हैं अर्पिता जी। वोट लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जंग है, इसको जायज मानिए। वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो बीच में घसीट के नहीं लाते ना, ये आपका जायज सवाल है। धनंजय जी से मैं पूछती हूँ, लेकिन अब संविधान और कानून को तो नहीं ले आएंगे ना? संविधान बन चुका है, कानून आ चुका है, या सीधा सा समझे सर ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? इसको ध्रुवीकरण समझे सर? आपके कार्यक्रम में इतना समय नहीं है कि मैं गिनवा दूं कि कौन कौन कितना झूठ बोला है और किसने किसने परवाह की है आपको कानून की और संविधान की। लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बनूंगा। लेकिन किसी को झूठ की खेती करके सत्ता पाने का किसी एक दल का अधिकार नहीं है, सब करते हैं। तेजस्वी कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, इस पर जवाब। अर्पिता जी समय दीजिएगा। पहले आप अर्पिता जी 2 सवालों का जवाब दे देता हूं। अभी हिंदू मंदिरों की बात कर रहे थे, हिंदू मंदिरों की बहुत लंबा नहीं जाते हैं। पटना में सिर्फ सामने स्टेशन के सामने निकलिएगा, एक महावीर मंदिर आपको दिखाई देता है। उनका कैंसर हॉस्पिटल, बच्चों का हॉस्पिटल, स्कूल, तमाम चीजें चल रही हैं। और यही नहीं, वो मुफ्त में खाना भी चल रहा है। और आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको मुफ्त का लंगर मिल जाएगा, 24 घंटे चलते रहता है। और आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइएगा तो सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, फ्री में खाना चल रहा है, छात्रावास चल रहा है। लेकिन वारिस पठान से आप पूछते रहे कि तू उधर की बात न कर, तू बता कि तू वक्फ पर क्यों लूटा, वो बता नहीं पा रहे हैं। चंद खाए पिए घाये लोगों ने वक्फ को लूट लिया है। वक्फ बोर्ड को उल्फ बोर्ड से कब्जे बचाना है। जो उल्फ उनके नजरें उस पर भिड़ाए हुए हैं उनसे बचाए। दूसरी बात जो कन्हैया बेलारी कर रहे थे, बिहार के विकास को अगर देखें, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अनुभव है, सबको उन्होंने नजदीक से देखा है, क्या लालू जी क्या नीतीश जी, सबको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, बिहार को भी व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। हम लाए हैं बिहार को, वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में। 23,000 करोड़ की इकोनॉमी 3,17,000 करोड़ पर कैसे पहुंची? कैसे आज 37% बच्चियों का जो एजुकेशन का डाटा था 87% पर कैसे पहुंचा? आज हर घर को नल से जल कैसे पहुंचा? हर घर में बिजली कैसे पहुंची? 1700 मेगावाट की खपत का बिहार और 5700 मेगावाट बिजली की खपत
के कैसे पहुंचा, कुलाचे भरते हुए फ्लाईओवर, चमचमाती हुई सड़कें, पटना में मेट्रो आ गया, एयरपोर्ट आ गया, लगातार इथेनॉल के प्लांट्स लग रहे हैं, लगातार जो बिहार का बढ़ता हुआ विकास है वह बिहार अपने पुराने विराट वैभव की तरफ लौट रहा है। मखाना बोर्ड बना है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, एक समय में गोलियों की गड़गड़ाहट, नरसंहारों का दौर, अपराधों की चरम सीमा से बिहार को निकाल बिहार की बड़ी समस्या क्या है? बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार को उसके वैभव की तरफ ले चलना है। हाँ। बिहार को जहां जीरो की तरफ ले गया था, बिहार में जो पलायन था, जो इंटॉलरेंस था, जो अपराध था, किसी भी चीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। हाँ। पहले रोड चाहिए, फिर बिजली चाहिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। हाँ। हम लोग रोड लेकर के आए, बिजली हम लोगों ने ठीक कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, अब इंडस्ट्रियां लगातार बिहार में लगनी शुरू हो गई है। बेरोजगारी से दूर, क्योंकि ये सब केवल जुमले होते हैं ना सर, केवल ये बातें कही जाती हैं। और अभी भी आपने एक लंबी लिस्ट गिना दी। इतना ही बिहार बदल गया होता तो अभी जितने हम लोग जा रहे हैं बिहार कवर करने, सब ये तस्वीरें दिखती, ये तस्वीरें दिखती सर। पिताजी पिछले 5 सालों 2018-19 में 30.9% सर युवाओं में बेरोजगारी दर थी, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा थी सर। तो ये आंकड़े भी जरा सामने रखा कीजिए सर, सच्चाई है। बस एक लास्ट बात सुन लीजिए मेरी। हाँ। अंतिम बात, पिछले 5 सालों में नीतीश जी ने डाटा जारी किया है कि 38 लाख रोजगार के अवसर दिए गए और 12 लाख सरकारी नौकरी दी गई। हाँ। यानी 50 लाख क्रिएशन किया गया जॉब का। और अगले 5 सालों में 1 करोड़ का रोड मैप तैयार किया गया है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को दिया जाए। सर सूरज जी, अब मेरा एक सवाल है, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता है नहीं, इसलिए आपसे ही है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम देख लेंगे, हम सबका इलाज कर देंगे। कैसे इलाज कीजिएगा भैया? नहीं, अभी अस्पताल बनेगा? कन्हैया जी, नहीं, अभी मैं उस कन्हैया जी के इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। ठीक है कि उन्होंने कहा, और अभी गिरी जी जो तमाम बातें कही, उस हिसाब से तो बिहार स्वर्ग बन गया है। जो परिस्थिति है 2023 का एनसीआरबी का जो डेटा है, बिहार में मोस्ट क्रिमिनल स्टेट है और अगेंस्ट वुमेन तो सबसे अधिक क्राइम है। उसके अलावे और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी और गरीबी सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है, सबसे ज्यादा महंगाई और चरम सीमा पे है। एक भी कारखाना ये नहीं है, रोजगार नहीं है, दवाई कमाई समझ गई सर। लेकिन मेरा सवाल ये था, कारी शोएब साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इलाज कर देंगे? सर चुनाव प्रचार करने का क्या ये तरीका बचा है कि अब हम पहले ये जनता को बताएं हमें आने दीजिए, हम इलाज कर देंगे? इसका क्या मतलब है? इलाज से आप क्या समझ रही हैं? अरे आप समझाइए, मैं तो अस्पताल समझ रही हूँ कि अस्पताल बनेगा, आप समझाइए क्या बनेगा, कैसे इलाज होगा? जो व्यवस्था में कमी है, अच्छा। जो व्यवस्था में कमी है, बयान अगर हो, बयान हो, पीसीआर निकलवाइए इनको और उसको सुन के बताइएगा कि वाकई अस्पताल बन रहा है, इलाज अस्पताल में करेंगे। इस बयान को सुना हूँ अर्पिता जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल सुना हूँ। और मैं और भी बयान सुना हूँ जो हमारे देश के गृह मंत्री भी बिहार में आके दिए, मतलब वो दे रहे हैं तो आप भी, आपके नेता भी दे देंगे, आपके सहयोगी भी दे देंगे, है ना? आप कह रही थी ना कि ये नहीं, मतलब मैं ये मानूं कि आप लोग, मतलब अगर वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगे, राजनीति में ऐसे ही चलता है ना? नहीं, आप देखिए, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने कहा ध्रुवीकरण की राजनीति, ये तमाम जो बड़े बार बार घुसपैठिए की बात की जा रही थी, पूरे एसआईआर का जो रिपोर्ट आ गया, इनको एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। गृह मंत्री जो है वो बार बार, मैं इलाज की बात कर रहा हूं, चुनाव प्रचार करने में क्या इस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है कि हम इलाज कर देंगे? देखिए, अब जो शब्द आप बोल रहे हैं, इसी तरह तो बहुत बड़ा एक इश्यू बनाया गया कि प्रधानमंत्री की माता को गाली दी गई और उसी को टिकट बीजेपी दिया है। तो इस प्रकार आप कह रही है कि इश्यू बना दिया जाता है, बिल्कुल गलत, हमने तो नहीं, बिल्कुल गलत, और हमारी पार्टी बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत अर्पिता जी, बिल्कुल गलत, 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 बिल्कुल गलत। ठीक है, धनंजय जी को टिकट दिया है, हम मान लेंगे। अरे मेरी बात फिर सुनिए, एक सेकंड क्लियर कर लेते हैं ना, एक सेकंड सर। धनंजय जी टिकट दिया है शख्स को आपने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की स्थिति है, कानी बिल्ली घरे शिकार। पहले तो इन लोगों ने कहा कि हमारा आदमी नहीं है,
उसके बाद वो जेल गया, उसके कानूनी कार्रवाई हुई। कितनी माने कांग्रेस कितनी बड़ी झूठी पार्टी है, मतलब इसका कोई अंदाजा ही नहीं। बिहार में इनकी स्थिति है कि लालू के ललटेन में तेल डालते भाई लालू के एक नाम बताओ भाई, किसका नाम दिया, किसका भाई नौशाद नाम के व्यक्ति पर। एक तरफ तो आप कह रहे हो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, और जिस आदमी पर केस हुआ उसी समुदाय से आता है। और पिताजी मजेदार ये है, आप झूठ की राजनीति करते हैं पूरे देश। वो बता रहे नौशाद नाम लेते हैं सूरज मंडल साहब, आप नाम लो उसका, पूरे बिहार में आप नाम लो उसका, नाम लो उसका, आगे बढ़ा। अरे नौशाद नाम ले तो रहे उसका भाई। हाँ नौशाद बता रहे हो सूरज मंडल जी। हाँ तो वो कौन है पूछिए ना, उनका क्या संबंध है, कौन है भाई? अर्पिता जी, अर्पिता जी, ठीक है धनंजय भाई, अर्पिता जी एक मिनट, ठीक है धनंजय जी, अनुप्रिया जी आप ही की टीम की हैं, जरा उनको भी। हाँ ठीक है अनुप्रिया जी, हाँ एक धनंजय भाई एक मिनट, अर्पिता जी, अनुप्रिया जी एक मिनट, अनुप्रिया एक मिनट, अर्पिता जी एक तरफ तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट दिया ही नहीं, और दूसरे तरफ ये बैठकर कह रहे हैं कि नौशाद को टिकट दे दिया। अब ऐसे खोज करके कहां से नमूना खोज के लाई हैं आप? ये नमूना कहां था भाई? किस म्यूजियम से खोज के आप लाई हैं? किस म्यूजियम से खोज के लाई है भाई? ये कौन से म्यूजियम से आए हैं भाई? अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अर्पिता जी आपका प्लेटफॉर्म देखिए, अर्पिता जी मैं सूरज मंडल जी को बता दूं, ये आज तक का प्लेटफॉर्म है, ये कांग्रेस का कार्यालय नहीं है जहां आप बोलिएगा झूठ और देश की जनता चुता सुनेगी। ठीक कहा धनंजय गिरी जी ने, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। सूरज जी एक सेकंड, सूरज जी ये आपका कार्यालय नहीं है, आप बीच में बोलिएगा हम सुनेंगे यहाँ पे बैठ के। आपकी झूठ की खेती करने नहीं बैठे हैं। बिहार में एक भागलपुर में दंगा हुआ जहां मुसलमानों को काटा गया, वो कांग्रेस का शासनकाल था, और उस अपराधी को लालू प्रसाद यादव जी ने अपने पूरे 15 साल के शासनकाल में बचा के राजनीतिक संरक्षण दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जैसे ही बिहार में उनके सत्ता आई 2005 में, भागलपुर की दंगा के अपराधियों को सलाखों के पीछे किया, और दंगा में जो भी परिवार आहत हुआ था उसे आरक्षण दे, उसे कानूनी रूप से सहायता दी, और उसे पैसे भी उपलब्ध कराई, पढ़ने की सुविधा दी उस परिवारों को। दूसरी बात, यहाँ जो झूठ की बात कर रहे थे, यहाँ मैं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे वो कहते हैं कि सब झूठ की खेती करते हैं। आपको याद होगा बिहार वो दौर था जिसमें नीतीश कुमार जी ने जनता से कमिटमेंट किया कि हम झूठ नहीं करेंगे, हम जो वादा करेंगे उसी के आधार पर वोट मांगने आएंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा हर घर अगर बिजली ना पहुंचाएं तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे, हर घर बिजली पहुंचाया। अगर हर घर को हम सड़क से नहीं जोड़ेंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे, हर घर को हम इस सड़क से जोड़ा। आज नीतीश कुमार जी ने वो लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया है जिससे आरजेडी बार बार लौटाना चाहती है और कहती है कि हम इलाज करेंगे। चाहे एसआईआर की प्रक्रिया याद कीजिए अर्पिता जी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी धमकी दिया। अरे भाई एक्सपोज तो आपने हुआ, 65 लाख लोग कहाँ हैं? अरे देखिए ना 65 लाख लोगों का वोट काटा है, 21 लाख आरोप लगाया। आपने लगातार वोट चोरी की यात्रा की, जीतने के लिए जितने तरह की गड़बड़ियां करना चाह रहे हैं चुनाव आयोग की मदद से कर रही है। झूठ बोलते हैं। नहीं सूरज मंडल जी, कंप्लीट कीजिए। हाँ। आप अपने नेता को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो लगातार देश में एक भ्रामक स्थिति पैदा करता है कांग्रेस, कि कभी कहता है ईवीएम खराब है, कभी कहता है संविधान खतरे में है, कभी कहता है वोट की चोरी होते हैं। आप ये बताइए जो पार्टी अर्पिता जी जो अपने नेता को नेता नहीं कह पा रहा है, जो अपने देखिए वो जो सवाल था ना उससे हम खिसक कर कहीं और पहुंच गए। जरा एक सेकंड लौटते हैं। ये जरा आरजेडी के जो नेता कारी शोएब जिन्होंने बकायदा ये बयान दिया, वो कैसे इलाज की बात कर रहे हैं। सूरज मंडल जी चुप होंगे तब ना सुन पाएंगे। सर रुकिए तो सुनिए जरा ये बयान एक बार सुनिए। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है, जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। सुने सूरज जी, अभी भी अस्पताल ही खुलने की बात हो रही है। बोलने तो 10 सेकंड नहीं, यहाँ और क्या मतलब हो रहा है? चुनाव हो रहा है, चुनाव में इलाज मतलब आप उनको वोट मत दीजिए जो आपको धोखा दिया है। और ये तमाम मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपने अपने हिसाब से मतलब निकालना है, मतलब जो मतलब है वो मतलब मत समझो, आपके हिसाब से मतलब समझ लें। ठीक है
समझ गई आपके हिसाब से क्या मतलब होगा? आपके हिसाब से आपको अभी भी लग रहा है कि अस्पताल खोलने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सबका इलाज हो जाएगा, आप बैठकर यहाँ समर्थन कर रहे हैं ऐसे बयानों का। किस तरह के बयान? मतलब अगर आप सर सुनिए, ये छूट फिर तो आप शुरू कीजिए, बीजेपी भी ऐसे ही बोले, इसी तरह से बात कर लेनी चाहिए ना सर, सभी नेता ऐसे ही बोले, फिर ये तो छूट मिल गई ना, सब करेंगे फिर तो। नहीं, चुनाव हो रहा है तो उसमें इसका क्या अर्थ? हाँ ठीक है, चुनाव हो रहा है तो ऐसा चलता है ना। आह्वान है कि ऐसे लोगों को जो आपके सीए में आपको टारगेट किया, झूठ बोलो, ठीक रोज घुसपैठिया करके आपको समझ गई सर करता है, ठीक रोज आपके तो मतलब हर नेता हर राजनेता एक दूसरे का इलाज ही करेगा। वारिस पठान साहब ठीक है, समझ गई सूरज मंडल साहब, ठीक है। आरजेडी ने कहा कि अर्पिता जी 10 सेकंड देखिए, मैं तो खामोश बैठा था, कब से लोग आपस में भिड़े हुए हैं। देखिए अर्पिता जी, मेरे हिसाब से 8.72 लाख प्रॉपर्टीज है वक्फ की, 36 लाख एकड़ के करीब पूरे जगह है। अब आपके अगर नॉलेज है, क्योंकि आप तो शो चला रही है वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, आपने तो इतना रिसर्च भी किया होगा, तो उस पर कितने हॉस्पिटल रजिस्टर्ड, कितने अनरजिस्टर्ड है, कितनी स्कूलें रजिस्टर्ड है, कितनी अनरजिस्टर्ड है, कॉलेजेस वगैरह जो भी है, उसका अगर आप मुझे एक ब्यौरा या लिस्ट भेज देंगे, अपना जो कोऑर्डिनेटर है गैस कोऑर्डिनेटर, उसके थ्रू, मतलब सर मुसलमानों की राजनीति करें आप और डेटा भेजें, हम सही जवाब दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, मतलब मुसलमानों की भलाई सोचे आप ये कह रहे हैं। नहीं तो सर आप किस लिए आए हैं फिर? आप मुझसे आंकड़ा मांगने के लिए आए हैं कि मैं आपको बैठकर यहाँ डेटा दूं। आप ये कह रहे हैं वक्फ कानून गलत है, इसको कूड़ेदान में फेंक दीजिए, इससे कुछ भला नहीं हो रहा। आप ये नहीं बता पा रहे इससे भला क्या हो रहा है? उसमें नॉन मुस्लिम को डाला गया है, उसमें वक्फ बाय यूजर मैं अभी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात ही नहीं कर रही हूँ वारिस पठान, ये अब हुआ है ना, इतने सालों से जो ये वक्फ कानून चल रहा, ये वक्फ संशोधन तो अभी हुआ है ना सर, सुनिए तो। अरे वारिस पठान साहब नहीं पता तो सालों से चलेगा आप देखिए पहले भी इसमें फंस चुके हैं, अब फिर से आपने यही टॉपिक छोड़ दिया, फिर आप फंसेंगे, क्या मतलब है सर? मैं कोई फंसा नहीं, आप फंसे सर, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि राजनेताओं को किसी भी, चाहे हिंदुओं की बात हो चाहे मुसलमानों की बात हो, या आपको केवल अपनी राजनीति दिखती है। मुझे भेज दो, ये सच्चाई है सर, ये दिख गया, इसमें क्या गलत हो गया? मुझे तो देश की चिंता है। आप मुसलमानों की भला कर रहे हैं, आप उनकी भलाई की बात सोच रहे हैं, आप गिना ही नहीं पा रहे कि आम मुसलमान को क्या फायदा हो रहा है वक्फ बोर्ड से। आप एक फायदा नहीं बता पाए, आप मुझे बता रहे हैं बहुत फायदा हो रहा है। ये तो गली नुक्कड़ में हम बात कर रहे हैं, क्या बहुत फायदा हो रहा है देख लो जाके, आंकड़ा मुझसे मांग रहे हो आप। लग तो ऐसा ही रहे कि गली नुक्कड़ में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास तो डिटेल है ही नहीं। लग ऐसा ही रहे कि मैं गली के नुक्कड़ में बैठा हूं, पान की टपरी में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। आपके पास रिसर्च का क्या डिटेल है? आइएगा तो इस पर डिटेल्स निकाल के आइएगा। चलिए आपके पास अर्पिता जी समझ गई सर, समझ गई सर, जनता भी देख चुकी है। ठीक है ठीक है धनंजय जी, आप मुझे रिसर्च देंगे? ठीक, धनंजय जी। अर्पिता जी कहते हैं कि झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन किरदार देखिए कांग्रेस का, किरदार देखिए वारिस पठान जी का, किरदार देखिए कांग्रेस का कह रहे हैं कि नौशाद को टिकट दिया, दूसरे तरफ हल्ला है कि भाजपा ने किसी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया। और वारिस पठान जी को देखिए कह रहे हैं कि आप बता दीजिए, उनको मतलब क्या है? उनको न मुल्क की चिंता है न मुसलमान की चिंता है, उनको अपने हिस्से के हिंदुस्तान की चिंता है। वो लगातार उन जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं जो गरीब मुसलमान को, जो अकलियत मुसलमान को, जो पसमानदा मुसलमान को, जो समाज के अंतिम पैदान पर खड़े हुए मुसलमान को, जो जिसको मिलनी चाहिए, जिस पर रहमत बरसनी चाहिए, उस पर वो कब्जा करके बैठे हैं। किसी होटल को दे रखा है, किसी क्लब को दे रखा है, कहीं मॉल बन चुका है और लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति आ रही है, लेकिन न एक मदरसा बन रहा है, अंबानी का घर भी बन चुका है, न कोई यूनिवर्सिटी बन रही है किसी। और आपको दर्द कम भाई, आप राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है कांग्रेस बिहार में लालू यादव के कंधे पालकी ढोते कांग्रेस कार्यकर्ता का बात ये रोते रोते पालकी आपकी कंधे आपके छिल गए, लालू के लाल की पालकी ढोते। तो हद तो ये है कि आप लोगों ने लालू की पालकी ढोई, उनके लाल की भी पालकी ढोल रहे हो। अरे पालकी ढोने वालों, पालकी दान, अरे झूठे मक्कार, अरे पालकी के ढोने के लिए लालू के लाल की भी पालकी ढोने को तैयार हो। अरे भाई कितने पालकी ढोने वाले आदमी हो भाई तुम। अरे भाई लालू की ललटेन और उसकी बिहार हुआ उसमें कांग्रेस की, भाई नीतीश कुमार और हम चीनी पानी का ऐलान। एक चीज बताइए ना धनंजय जी, जितनी आप नरेंद्र मोदी को मिलते देखिए उस तरह से सवाल उठ गया मुसलमानों की तैशी, यानी बीजेपी ने फिर कैंडिडेट नहीं उतारे, यानी आप सिर्फ हिंदुओं की तैशी हैं, फिर सबका साथ सबका विकास की बात क्या है? देखिए अगर हम लोग बराबर कहते हैं कि मुसलमान अगर कलाम है तो उसको सलाम है, अगर अशफाकुल्ला खान है तो उस पर हम कुर्बान हैं, अगर बिल अब्दुल हमीद है तो उसकी शहादत पर जाने वाला सिर्फ भाजपा कोई ऐसा मिला नहीं जिसको आप टिकट दे सकते थे। मुल्क का मुसलमान मुल्क
नहीं, मैं उसी बात पे आता हूँ। कहते हैं अर्पिता जी कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तो लिप्टन चाहते हैं तुम फाड़त हो अंग। अगर मुसलमान अगर जिस दिन उसका अपने मुस्तकबिल को इस मुल्क के मुसलमान अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहेगा। सर सवाल के जवाब का सवाल सुनिए ना धनंजय जी, मेरा सवाल यही था ना, फिर मतलब आपने सारे हिंदुओं को टिकट दिया, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास कैसे? अब्दुल कलाम को भी नहीं दिया। मतलब आप कह रहे हैं अब्दुल कलाम आजाद जब राष्ट्र, आप इतने जो नाम गिना रहे हैं, मतलब आपको एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसको आप टिकट दे सके? नहीं, पूरी बात बता देता हूं। पूरी बता। जब अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने। नहीं, मैं अभी की बात कर रही हूं सर, आप पुराना इतिहास क्यों बहन ने आपको बताया? सर इतिहास की बात नहीं है ना, हम तो अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर की, है ना? अर्पिता जी देखिए, चुनावी राजनीति पॉलिटिकल वोटिंग राइट वोटिंग जो होती है उसमें हमारे साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा है बिहार में। 243 सीटों पर टोटल 5 कैंडिडेट आपने मुसलमान उतारे हैं, अलायंस पार्टनर 4 जेडीयू से सर। तो जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलता है उतना हम टिकट देते हैं। हमको इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जितना परसेंटेज ऑफ वोट हमें मिलता है उतना हम वोट देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी का विकास जहां दिखता है उस हिसाब से काम है। ठीक है, लेकिन अर्पिता जी समझ गई सर। नहीं अर्पिता जी नहीं, जब हम सड़कें बनाते हैं, जब हम योजनाएं लाते हैं, तो वही वाली बात हो गई ना। तो फिर आप उसमें सर आप तय कैसे कर पाएंगे कि मुसलमान उसमें ना चले? वो तो सर सड़क बनेगी तो हर इंसान चलेगा ना, ठीक है, वो तो सब चलेंगे सर। आप ऐसा नहीं कर सकते ना मुसलमानों के लिए अलग रोड बना दें, ऐसा नहीं हो सकता ना सर। वो कोई दलील नहीं हुई, वो कोई दलील नहीं हुई। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे मेहमान बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, ठीक है, सूरज मंडल जी और अनुप्रिया और वारिस पठान से शुरू कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सम्मान निधि देते हैं, कन्हैया जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है कन्हैया जी। देखिए इन्होंने कहा कि हम सड़क बनाते हैं, इन्होंने कहा हम सड़क। हाँ जल्दी से। नहीं, ये देखिए मैंने जो कहा था उस पर अनुप्रिया जी कुछ बोल रहे थे कि उनके नेता नीतीश कुमार, ये इनको पता होगा कि वही नीतीश कुमार है जो कहते थे कि जो मुफ्त की बिजली की बात करता है वो बकवास करता है, कभी मुफ्त की बिजली नहीं देनी चाहिए। अभी भी आप गूगल करके देख सकती हैं कितना कभी मुफ्त की बिजली नहीं दे। रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ थे, चिल्ला के सब फालतू बात है, ये स्टेट को बर्बाद कर देगा। आज चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी खूब बट रही है, बिजली माफ कर दिया गया, समय की बात है। तो उसी तरह तेजस्वी भी अपना कर रहे हैं, सबको अधिकार है करने का। हर नेता जो है वो अपना कर रहा है। बताएं कि नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं कहता? ठीक है, नहीं हर नेता अपना कर रहा है और जहां जिसको समझ आ रहा है कि ये करने से उसे वोट मिल जाएगा वो प्रयास हर राजनेता कर रहा है। इसमें हो सकता है वो पहले अपने पार्टी और चुनाव जीतने के लिए जो भी तरकीब हो, चाहे वो आपको अभी बढ़िया सा सपना और ख्वाब दिखाना कि हम बिहार को कैसे बदल देंगे, समय नेताओं को सुन लीजिए तो लगेगा वाकई सारे विजन तो इन्हीं के पास है और बिहार तो यही बदलेंगे। लेकिन आपने भी सत्ता में लोगों को देखा है जो पहले रह चुके हैं, अब रह चुके हैं, ये फैसला आपको लेना है।